नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें उदारवादी आंदोलन 1885 से 1905 के विषय में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने पिछली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में अध्ययन किया। आज हम उदारवादी आंदोलन यानी 1885 से 1905 के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। यह संस्था प्रारंभ में अत्यंत नरम थी। प्रारंभ से ही कांग्रेस का दृष्टिकोण एवं आदर्श विशुद्ध राष्ट्रीय रहा है। इसने कभी वर्ग विशेष के हित का समर्थन नहीं किया, वर्ण सभी प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। कांग्रेस के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभ में यह क्रांतिकारी संगठन नहीं था। उस समय इसकी बागडोर पूरी तरह उदार अर्थात नरम राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो ऐसे अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था और जो बहिष्कार तथा सरकार से असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लालमोहन घोष, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ थे। इसके अतिरिक्त कुछ उदार अंग्रेज भी इसके सदस्य थे, जिनमें होम, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूले, मैकविन स्मिथ आदि प्रमुख थे। इन उदारवादी नेताओं ने 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवाद युग कहा जाता है। उदारवाद का उदय और विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसके विकास में प्रमुख रूप से दो बातों का योगदान रहा। प्रथम तो भारतीयों का ब्रिटिश जाति के संसर्ग में आना और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। उदार युगीन नेता उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका दृष्टिकोण सर्वथा वैधानिक था। वे जिस वातावरण में पले थे उसमें सक्रिय राजनीतिक विचारधारा का स्थान नहीं था। अतः उदारवादी पूर्णतः राजभक्त थे। उनके हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान समझते थे। इसलिए जी खोलकर ब्रिटिश शासन की सराहना करते थे। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में उनकी अटल श्रद्धा थी। उनका यह विश्वास था कि अंग्रेजी राज्य के कारण ही वे अपने अतीत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में भी इसी के सहारे अपने देश का उत्थान कर सकते हैं। इन नेताओं में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति अंधभक्ति थी। उनका कहना था कि भारतीयों को अपने शासकों से अनुनय विनय करके अपने देश के उत्थान में सहयोग देना चाहिए। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि राष्ट्रीय नेताओं का जोर इस बात पर होता था कि निश्चित रूप से अंग्रेज न्यायप्रिय और सच्चे होते हैं और यदि उन्हें भारत की समस्याओं का सही से ज्ञान हो जाए तो वे सच्चाई से कभी नहीं हटते। 1893 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए कीर्ति कलश है। उदारवादी नेता ब्रिटिश नौकरशाही की त्रुटियों से अच्छी तरह परिचित थे। फिर भी उनका विश्वास था कि यदि भारत की समस्या को प्रभावी ढंग से ब्रिटिश संसद में रख दिया जाए तो वे मांग करेगी कि भारत की परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाए। फिरोज शाह मेहता ने कहा था, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अंत में हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह कथन उदारवादियों की मनोवृत्ति को स्पष्ट कर देता है। अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि और दया भावना में हमारी दृढ़ आस्था है। विश्व की महानतम प्रतिनिधि संस्था, संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सदन के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेजों ने सर्वत्र प्रतिनिधि आदर्श पर ही शासन रचना की है। उदार युगी नेता भारत की पूर्ण स्वाधीनता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे तो केवल भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना चाहते थे जिनमें भारतीयों को भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने अंग्रेजों के मन में यही भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया कि वे भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखें और भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग दें। यदि उदारवादियों के उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए तो निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट होते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। नंबर 1, उदारवादी
ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेस नेता उच्च मध्यम वर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की, आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया और देश की बिखरी हुई जनता को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अतः कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना रखते थे तथा राजनीतिक जागृति के लिए अपने को अंग्रेजों का कर्तव्य मानते थे। इसलिए ब्रिटिश शासन की आलोचना या राजनीतिक आंदोलन में उनका कोई विश्वास नहीं था। नंबर 2 है कर्मिक सुधारों में विश्वास। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और वे देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य परिषद, नौकरी, स्थानीय संस्था, रक्षा सेना आदि में सुधार करवाना था। वे कर्मिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक व प्रशासकीय क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाए जाए। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज्य की मांग की थी और वे स्वशासन या स्वराज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य में की छत्र छाया में है। चूंकि उदारवादी किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने केवल छोटे मोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग की। आर.जी. प्रधान ने लिखा है कि कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों के प्रस्ताव से पता चलता है कि उनकी मांगें अत्यंत साधारण थी। कांग्रेस के नेता आदर्शवादी नहीं थे, वे हवाई किले नहीं बनाते थे, वे व्यावहारिक सुधारक तथा आज़ादी क्रम से कदम कदम करके हासिल करना चाहते थे। नंबर 3 है ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान है। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। यूरोपियन विचार और दर्शन के में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। अतः भारत के हित में यही उचित होगा कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश प्रजा में मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने कहा था कि हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। कांग्रेस के छठे अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा था कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने भी कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वे तो ब्रिटिश सरकार की नींव को दृढ़ करना चाहती है। इन नेताओं का यह भी विश्वास था कि भारत के हितों और ब्रिटेन के हितों में विरोध नहीं हो सकता। यद्यपि उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति भारतीय उद्योगों के हितों में नहीं है तथा भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश शासन उत्तरदायी है, फिर भी वे भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते थे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का उदारवादियों ने केवल आर्थिक दृष्टि से समर्थन किया, न कि राजनीतिक शस्त्र में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि स्वदेशी आंदोलन का आदर देश प्रेम था, न कि विदेशियों के प्रति घृणा। स्वदेशी का उद्देश्य विदेशी आदर्श, विद्या, कला और उद्योगों को देश से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रीय पद्धति में समाविष्ट करने पर जोर देता है। नंबर 4 है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखते थे, जैसा कि उदारवादी नेताओं के समय समय पर अपने भाषणों में व्यक्त किया था। टी माधवराव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का ये शिखर है और ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में मोहम्मद रहीमतुल्लाह ने कहा था कि अंग्रेजों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के हृदय
में अंग्रेजों के प्रति सद्भावना थी और उन्हें बड़े आदर एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनकी मान्यता थी कि अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी थे और यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाएगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देंगे। यही कारण है कि कांग्रेस में के उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार की सहानुभूति तथा ब्रिटिश जनमत के समर्थन को जीतने का प्रयास करते रहे। नंबर 5 है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा था कि स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना, प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध की तो वे स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात उनके मस्तिष्क में ही नहीं थी। उनके विचार में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका था तथा भारत स्वशासन के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। दादाभाई नौरोजी ने 1905 ईस्वी में अपने अध्यक्षीय भाषण में उपनिवेशों के जैसे स्वशासन या स्वराज्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य संयुक्त राज्य के समान स्वराज्य प्राप्त करना है। स्वशासन या स्वराज्य से उदारवादियों का आशय पूर्ण स्वतंत्रता कदापि नहीं था। संभवतः उन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य किसे कहते हैं। वे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग कर रहे थे। वैधानिक उपायों में विश्वास। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था, इसलिए वे क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सरकार के साथ संघर्ष करने की बात कभी नहीं की, इसलिए वैधानिक संघर्ष में उनका पूर्ण विश्वास था। वे सरकार को बिल्कुल असंतुष्ट नहीं चाहते थे। हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी उपाय तो उनके दिमाग में कभी आए ही नहीं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मानने का आग्रह किया। अनेक विद्वानों का कहना है कि इस समय कांग्रेस की नीति प्रार्थना करने की थी, अपनी मांगों के लिए लड़ने की नहीं थी। इस रीति रिवाज को कुछ लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर संबोधित किया। उदारवादी अपने अधिकारियों की याचना सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में करते थे। उन्होंने सदैव वैधानिक आंदोलन द्वारा अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे उपायों को कभी स्वीकार नहीं किया जो सरकार के लिए अहितकर है। उन्होंने सरकारी कदम, दमन, अन्यायपूर्ण कार्यों और कानूनों का विरोध भी वैधानिक तरीके से किया। उन्होंने केवल जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं को अपने प्रस्तावों तथा अन्य वैधानिक उपायों द्वारा सरकार के सामने बड़े नम्र रूप में प्रस्तुत किया। अतः प्रारंभ में कांग्रेस क्रांतिकारी संगठन नहीं था तथा उसकी बागडोर उदार राष्ट्रवादियों के हाथ में थी। इसने कभी भी वर्ग विशेष के हितों का समर्थन नहीं किया, वरन सभी प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। उदार युग की मांगे। प्रारंभ के 20 वर्षों में कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशनों में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव पास किए तथा ब्रिटिश सरकार का ध्यान उन विषयों की ओर आकर्षित कर प्रशासन में सुधार करने की मांग की। उन प्रस्तावों के आधार पर उस युग की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी, जिसमें नंबर 1 है भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना। इस मांग का मुख्य औचित्य यह था कि इस काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता था, जिससे भारत से धन का निष्कासन होता था। केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार, उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। नंबर 3 है उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिया जाए। भारतीय सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षाएं भारत में भी आयोजित की जाए तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। नंबर 4 है कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक किए जाए तथा मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए। नंबर 5 है अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर ही न डाला जाए तथा भारत से धन निष्कासन रोका जाए। छठी है सैनिक
अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाए तथा शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। सातवां है भारत सचिव की काउंसिल में प्रिवी काउंसिल में भारतीयों को भी स्थान दिया जाए। नंबर 8 है भू राजस्व कम किया जाए, नमक कर में कमी की जाए तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए और इसे 20 से 30 वर्षों तक बढ़ाया जाए। नंबर 9 है भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उपयुक्त मांगों के अतिरिक्त सिंचाई की उचित व्यवस्था, कृषि बैंकों की स्थापना, पुलिस व्यवस्था में सुधार, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की रक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने आदि के संबंध में भी प्रस्ताव पास किए गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में कहा था, हमारी मांगों का प्रमुख लक्ष्य एक वाक्य में भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना कहा जा सकता है। उदार युग की कार्यविधि, जिन नेताओं की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना हो, उनके कार्य करने की विधि उसका अपवाद नहीं हो सकती थी। उदारवादी नेता पूर्णतः वैधानिक तरीकों पर आश्रित है। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों में पारित मांगे समाचार पत्रों और भाषणों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित करते थे और बड़ी बड़ी याचिकाएं स्मरण पत्र भारत सरकार एवं गृह सरकार की सेवा में प्रस्तुत करते थे, जिनमें अत्यधिक विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। इन याचिकाओं एवं स्मरण पत्रों में कहा जाता था कि हम हमारी प्यारी लोकप्रिय सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उपयुक्त सुधारों को लागू करने की कृपा कर हमें अनुग्रहित करे। इतना ही नहीं, कांग्रेस अपने प्रस्तावों से इंग्लैंड के अधिकारियों को अवगत कराने हेतु समय समय पर अपने शिष्टमंडल लंदन भेजती थी, जहां भारत की राष्ट्रीय समस्याओं को वहां के समाचार पत्रों तथा गृह सरकार और जनता तक पहुंचाते थे। इस युग में हमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जबकि सरकार के विरुद्ध विश्वमन या हिंसात्मक प्रचार किया गया हो, किंतु उनके ये तरीके समय की परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल थे और उस युग में इससे अधिक की आशा नहीं की जा सकती थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति, कांग्रेस ने इस युग में अपनी मांगों को मजबूत बनाने के लिए इंग्लैंड में भी अपनी संस्थाएं स्थापित की। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने इस समिति के उद्देश्यों के बारे में कहा, क्योंकि शासन सत्ता का प्रमुख स्रोत इंग्लैंड में है, इसलिए इंग्लैंड में कांग्रेस द्वारा किए गए कोई भी वैधानिक प्रयत्न अधिक प्रभावशाली और लाभदायक होंगे। 1888 में विलियम डिग्बी की सहायता से वहां इंडियन एजेंसी की स्थापना की गई, जो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बन गई, जिनकी अनेक प्रतिष्ठित अंग्रेजों ने सदस्यता ग्रहण कर ली। इस समिति ने इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया, जिसे इंग्लैंड में काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसी समय दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1893 में भारतीय संसद समिति बनी, जिसके प्रयत्नों में ब्रिटिश संसद ने भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में भी आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रथम आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। इस प्रकार उदार युगीन नेताओं के नेतृत्व में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन हुआ जो उस समय भारतीय राजनीति में घूम रहे थे। इस युग में मिस्टर मैकलिन ने भारतीय राजनीति के विषय में संसद में अनेक प्रश्न पूछे और इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस भारतीय जनता की सच्ची प्रतिनिधि संस्था है। सैमुअल स्मिथ ने कांग्रेस को वैधानिक एवं राजभक्त दल कहकर संबोधित किया। अंग्रेज सरकार की नीति, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मत है कि कांग्रेस और इसके आंदोलन के प्रति अंग्रेज सरकार का रुख प्रतिकूल रहा। नौकरशाही को भी इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी और कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र इसके विरुद्ध था। डॉक्टर प्रसाद ने भी लिखा है कि नौकरशाही ने आरंभ से ही कांग्रेस आंदोलन का मजाक उड़ाया था, फिर गाली गलौज पर उतर आई और अंत में सशक्त होकर इसके प्रति दमन की नीति अपनाई, किंतु इसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ठीक ही लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति काफी सीमा तक सरकार की नीति पर निर्भर करती थी
जो आरंभ में महत्वपूर्ण रही, किंतु बाद में घोर विरोध की ही हो गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति के बाद हुई थी। अतः 1886 में जब कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तब 406 प्रतिनिधियों को वायसराय की ओर से गार्डन पार्टी दी गई। अनेक प्रमुख सरकारी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। 1887 में मद्रास में हुए अधिवेशन के अवसर पर 600 प्रतिनिधियों का मद्रास के गवर्नर ने गवर्नर हाउस में शानदार स्वागत किया, किंतु इसके उपरांत अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आ गया। अब लॉर्ड डफरिन कांग्रेस का कट्टर आलोचक बन गया था। इसका मूल कारण यह था कि 1885-86 ईस्वी के मध्य ह्यूम और डफरिन के पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध बिगड़ गए थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज प्रशासक भारतीयों को समानता के दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। डफरिन ने 30 नवंबर 1888 को अपने भाषण में कांग्रेस द्वारा की गई संसदीय सरकार की मांग की खिल्ली उड़ाई और कांग्रेस की एक समिति एक सीमित वर्ग की प्रतिनिधि संस्था कहकर संबोधित किया। उसके ये तर्क सर्वथा बेबुनियाद थे। वास्तव में अंग्रेज कांग्रेस द्वारा मांगे गए अधिकार और सुविधाएं देने को तैयार हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि भारत को वे मात्र उपनिवेश रखना चाहते थे। अंग्रेज सरकार का यह विरोध कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सरकार ने कांग्रेस के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करना आरंभ कर दिया। 1888 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवेशन के लिए स्थान ही उपलब्ध न होने दिया। सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेस में सम्मिलित न होने के लिए लोगों पर दबाव डाला। इतना ही नहीं, मुसलमानों और देसी नरेशों को कांग्रेस से दूर रखने का प्रयत्न किया गया और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी। लॉर्ड हैमिल्टन ने, जो भारत सचिव था, कांग्रेस को धन देने वालों पर निगरानी रखने का आदेश दे दिया। प्रांतों में के गवर्नरों ने तो यह भी सुझाव दिया कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों पर ही रोक लगा दी जाए, किंतु यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुआ। 1895 के बाद तो कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण दिनों दिन कठोर होता गया है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कांग्रेस अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति इतनी निष्ठा और भक्ति रखती थी कि उसी के प्रति अंग्रेज सरकार का दृष्टिकोण क्यों कठोर होता गया। इसका सहज उत्तर यह है कि नौकरशाही सरकार की नीतियों की आलोचना का परिणाम यह होता है कि सामान्य जनता के हृदय में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना कम होती है, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि किसी नियंत्रण के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम उसकी मुक्त आलोचना से ही आरंभ होता है। इसलिए कोई व्यापक आंदोलन उठने से पूर्व ही अंग्रेज उस आंदोलन की जड़ें ही काट देना उचित समझते थे। किंतु कांग्रेस का जितना दमन करने का प्रयत्न किया गया, वे उतनी ही लोकप्रिय होती गई और ब्रिटिश सरकार का दमन चक्कर भी उसे रोकने में सफल रहा, क्योंकि यह संस्था उस समय तक मध्यम मार्ग का सहयोग प्राप्त कर चुकी थी। अंग्रेज सरकार की नीति कांग्रेस को दुर्बल बनाकर समाप्त करने की रही और इसके लिए उन्होंने निम्न से निम्न हथकंडे अपनाए। उदारवादी आंदोलन का मूल्यांकन। इस काल में कांग्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गुरमुख निहाल सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस ने आरंभ में लोगों में राष्ट्रीय जागृति, राजनीतिक भिक्षा तथा भारतीयों में संगठन की भावना उत्पन्न करने का कार्य किया और लोगों में सामान्य राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पास किए जाते थे। ये प्रस्ताव समाचार पत्रों में विस्तार से छपते थे, जिससे लोगों में सार्वजनिक विषयों के प्रति चेतना उत्पन्न होती थी। कांग्रेस के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। यह बात अलग है कि इसने भारतीयों को कहां तक संतुष्ट किया। कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई और इसके कार्यों की प्रशंसा देश भर में होने लगी। कांग्रेस ने वे कार्य जिसका लाभ 30 वर्ष बाद उठाया गया, जैसा कि के मुंशी ने लिखा है, यदि पिछले 30 वर्षों में
कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न रहती तो संभवतः गांधी जी का कोई आंदोलन सफल नहीं होता और न ही सरदार पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस इतनी कुशल यंत्र प्रमाणित होती। उदार युग के नेताओं ने उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके ही उसके अनुरूप अपनी नीति निर्धारित की थी। उन्होंने नौकरशाही के क्रूर हाथों से इस संस्था को बचाकर भविष्य के लिए इसकी जड़ें इतनी गहरी कर दी कि बाद में नौकरशाही तो क्या, स्वयं इंग्लैंड की सरकार भी इसे नहीं हिला सकी। यह इस युग की महान उपलब्धि रही है। दूसरी ओर इस युग में हुई कांग्रेस की प्रगति को संतोषजनक नहीं माना जा गया। आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस के नेता यद्यपि अंग्रेज नौकरशाही के तो आलोचक थे, किंतु इंग्लैंड की सरकार के प्रति उनकी अंधभक्ति थी। लाला लाजपत राय ने ठीक ही लिखा है कि कांग्रेसी नेता उस वर्ग के लोगों के सहयोग से कार्य करना चाहते थे जिसके विरुद्ध वे आवाज उठाते थे। आलोचकों का ये भी कहना है कि इस युग में कांग्रेस का नेतृत्व कुछ ऐसे विशेष वर्ग के लोगों के हाथों में था जो जनसाधारण, गरीब और अनपढ़ लोगों की वास्तविक मांगों से दूर थे। सबसे अधिक असंतोष तो इससे था कि इस काल में जो कार्यविधि अपनाई गई वे बहुत ही उपहासजनक थी और इसलिए देशभक्त नेताओं को राजनीतिक भिखारी कहकर संबोधित किया गया, जो अपनी मांगों की याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों और स्मरण पत्रों द्वारा सरकार के समकक्ष प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार हमने उदारवादियों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अगली क्लास में हम उग्रवादियों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।